हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर जातिगत गाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो देखते हैं क्या आदेश जारी किया गया है। जातिगत गाली सार्वजनिक न दी गई हो तो कानूनी तौर पर अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यहाँ एफआईआर की प्रथम दृष्टया जांच में पीठ ने SC/ST अधिनियम के तहत नहीं माना अपराध। यह न्यूज दिल्ली से है, इसमें देखेंगे कि क्या बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जातिगत गाली अगर सार्वजनिक रूप से न दी गई हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कानून के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपीलकर्ता दीपक कुमार ताला को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि 18 अप्रैल 2024 को दर्ज FIR में अपमान या जातिगत गाली का केवल एक मामला है और आपत्तिजनक बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया था। ताला ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 18 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 24 अगस्त 2024 को निचली अदालत के आदेश से अग्रिम जमानत के उसके आवेदन को खारिज करने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि यहां पर FIR की प्रथम दृष्टया जांच करने पर पीठ ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि अपमान या जातिगत गाली का केवल एक मामला है, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं है कि इस तरह का अपमानजनक बयान आम जनता की मौजूदगी में दिया गया था। SC/ST अधिनियम की धारा 21R और 21S के लिए बयान सार्वजनिक रूप से दिया जाना जरूरी है। इस अदालत ने साजन स्कारिया बनाम केरल राज्य 2024 में कहा गया कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया FIR नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी ऐप पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। नई दिल्ली से भी यह न्यूज है। युवाओं में सट्टेबाजी ऐप के खतरनाक दुष्प्रभाव को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ईसाई धर्म प्रचारक के एपाल की ओर से दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि ऐसे सट्टेबाजी ऐप के प्रचार करने वाले क्रिकेटरों, बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि इन सेलिब्रिटी का बड़ा प्रशंसक वर्ग है और वे अपने प्रशंसकों को गुमराह करते हैं। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि वह सभी सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करें और कठोर कानून बनाएं। याचिकाकर्ता ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण बड़े पैमाने पर आत्महत्या की घटना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी के कारण आर्थिक बदहाली और मानसिक तनाव से अकेले तेलंगाना में पिछले साल 978 युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। अब बात कर लेते हैं निठारी कांड के बारे में। निठारी कांड जो है वो कोहली को बरी करने के खिलाफ 3 अप्रैल को सुनवाई थी। नई दिल्ली से भी यह न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा कि 2006 के निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती वाली CBI, यूपी सरकार एवं अन्य की याचिकाओं पर गौर करने पर सहमति जताई थी। संबंधित याचिकाओं को मंगलवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अब आगे देखेंगे कि यह है मामला, तो यहाँ पर देखेंगे कौन से मामले की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि
FIR के अनुसार शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है। अपीलकर्ता के शिकायतकर्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मंदिर के विकास के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, लेकिन उसे कुछ जमीन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया। मना करने पर अपीलकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जातिगत गाली दी और उसे प्रार्थना करना बंद करने के लिए कहा। 18 अप्रैल 2024 को शिकायतकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया और विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया, जहां उसे कई दिनों तक बंद रखा गया। 29 अप्रैल 2024 को कुछ आरोपी व्यक्ति उसे एक पेट्रोल स्टेशन पर ले गए और उसे धमकी दी कि वह मंदिर की जमीन अपीलकर्ता के नाम पर कर दें, नहीं तो वे उसे जान से मार देंगे। मना करने पर उन्होंने शिकायतकर्ता को अपने हाथों से पीटा और छोटे चाकुओं से धमकाया, जिससे बाद में डर से वह जमीन हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। इस बीच शिकायतकर्ता को पुलिस ने बचा लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 2024 को IPC की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर अपहरण व आपराधिक धमकी का आरोप भी सिर्फ अनुमान आधारित। पीठ ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के अपहरण और आपराधिक धमकी की साजिश में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में आरोप केवल अनुमान पर आधारित है, जिन्हें ट्रायल के दौरान स्थापित किया जा सकता है। अदालत ने यह भी पाया कि FIR से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता 2012 से मंदिर की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें दोनों को ट्रस्टी नामित किया गया था। 2017 में उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और अपीलकर्ता द्वारा मंदिर की संपत्तियों और निधियों के संबंध में कई दीवानी मुकदमे दायर किए गए। पीठ ने स्पष्ट किया है कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की और आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे के संचालन या आपराधिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डेली के अपडेट पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।